सर आपके इंडिया के विजिट के हवाले से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मैं किसी, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है, यहाँ पे मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कतर इतनी एक्सट्रीम तक जाएगा, क्योंकि चाहे जिस तरह अगर भारत के लिए सेंसिटिव है कि 7 लाख भारतीय वहां पे है, और भारतीय, मैं यहाँ जरूर बताऊंगा कि भारतीय डायस्पोरा जहां जाता है तालीम लेकर जाता है, और वो वहां पे टेक्नोक्रेट होते हैं, वो वहां पे मुल्क चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाए। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझता हूं अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके सब खिलाफ हूं। और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि किस आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना है कि एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं, सर और मुझे न्यू लगा दिल्ली से जाकर हरमंदर साहब से, जी जी, सर मुझे हरमंदर लगा साहब आप से कह रहे हैं जाके मैं जाऊंगा, और आपको आपने बोला आपको बता कर जाऊंगा। मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊं। मैं कोशिश मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदर साहब से जाके प्रोग्राम करें। उस वक्त जिस दिन मैं बांग्लादेश गया, उससे दूसरे तीसरे दिन उनकी यौम आजादी था। तो मैं जिस होटल में ठहरा था, तो उसके मैनेजर ने आके मुझे कहा कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आज सारा दिन होटल से बाहर ना निकलें, किसी को पता चल गया आप पाकिस्तानी है तो बहुत खतरा होगा। मैंने जिस तरह बताया कि उनको ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने खुद भारत को इनवाइट किया अपनी मदद के लिए। और ये जो जिस मेमोरियल की बात कर रहे हैं आप, ये आक्षो गंज बांग्लादेश के अंदर जो जगह है, बॉर्डर के ऊपर ये इसको मेमोरियल को बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 1600 भारतीय सिपाहियों के नाम लिखे होंगे। और इसकी जो ये दिसंबर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए जो इफ्तिताही सेरेमनी थी, उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद वहां जाके इसका इफ्तिताह किया था कि आपके क्रिकेट मैच आप बार बार बेच रहे हैं, आपकी टीम अब तो उसके प्रूफ आ चुके हैं कि वो हर मैच बेच देते हैं। तो उन्होंने खुद आगे से उसका जवाब ये दिया कि हमें 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली, तो जाके वहां पे क्या कर रहे हो, रिजाइन कर दो, छोड़ दो खेलना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो साजिद तारड़ साहब के साथ एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, साजिद तारड़ साहब का इंडिया का जो विजिट है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। पास में उन्होंने जो विजिट किया, फ्यूचर में क्या प्लान है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। और बांग्लादेश ने ये अनाउंस किया है कि वो 1971 की वार को लेके जो इंडियन सोल्जर्स की जानें गई थी, उन्हें लेके कोई बिल्डिंग, मेमोरियल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी चौधरी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर मुझे समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट आज कहाँ से किया जाए। एक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपके जो मैंने विजिट देखा, आपसे सुना कि आपने जब इंडिया विजिट किया किस तरीके से आपको लोगों ने ट्रीट किया। जब आपने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो आपको क्या प्रोटोकॉल दिया गया या क्या बिहेवियर था इंडियन का, और नेक्स्ट आपका क्या प्लान है इंडिया विजिट को लेके। तो ये चीज डिस्कस करने वाली है। बांग्लादेश के हवाले से खबर है, इसके अलावा कतर और इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो करंट इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश को लेकर। सबसे पहले तो सर अगर आप बताना चाहें कि 1971 की वार में जो बांग्लादेश पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, उसमें इंडिया का क्या रोल था। पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है जी इंडिया ने साजिश कर दी, हमारे टुकड़े को, हमारे मतलब हमारे हिस्से को हमसे जुदा कर दिया। आप बताइएगा, आपकी नजर में इंडिया ने साजिश की, हमारी गलती थी, बंगालियों की गलती थी, किसकी गलती थी? तो सब, आप कभी भी कोई जंग ऐसी नहीं जीत सकते जब तक लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल ना हो। बल्कि यहाँ पे मैं याद कराना चाहूंगा कि वहां उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, मुक्ति बानी। जी मुक्ति बानी बंगालियों की ऑर्गेनाइजेशन थी।
और वो ऑपरेशन के खिलाफ, जो ज्यादतियों के खिलाफ जो थे, वो उन्होंने वो आजादी के लिए लड़ते रहे। वो चौधरी साहब, मुझे जब तक अब याद है, मैंने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बांग्लादेश की, मशरकी पाकिस्तान की सेपरेशन के हवाले से, उस जंग के हवाले से बहुत पढ़ा है मैंने। दो चार चीजें हिस्टोरिकली कहना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बनाने की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो बंगाल से हुई थी। बंगालियों का बहुत बड़ा रोल था हमारी आजादी में। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फातिमा जना, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जब 2 यूनिट होते थे, ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने स्वीप क्लीन किया था मशरकी पाकिस्तान से। तो दे वर वेरी पैट्रियाटिक, वेरी लॉयल टू पाकिस्तान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और लेकिन उसके बाद मैं ये कहूंगा कि वहां से लोगों को मौके नहीं दिए जाते थे, महरूमियों के शिकार थे। वहां कोई क्लर्क भी जाता था तो वो पंजाब से जाता था और महरूमियों के शिकार थे। और उसके बाद उन्होंने वो मुक्ति बानी या दूसरी जो भी मूवमेंट शुरू की। और दूसरा एक सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया कि मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता, लेकिन आपने उसको वजीर आजम नहीं बनाया। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो का एक बड़ा मशहूर सही था, उधर तुम इधर हम, पता नहीं कई लोग अब उसके बारे में कहते हैं कि इधर वो सियासत किसी ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूली ये बिल्कुल ठीक था कि ये चाहते थे उधर तुम इधर हम। और बल्कि ये है कि पाकिस्तान बनने के थोड़ा अरसा बाद ही आपने उनको बोझ समझना शुरू कर दिया, और उसके बाद आपने ऑलमोस्ट आल ऐलान कहना शुरू कर दिया कि आप यहां से आप हमारे ऊपर बर्डन है। बल्कि मुझे अभी याद है जब इस्लामाबाद बना तो वहां के जो लीडरान आते थे वो कहते थे इस्लामाबाद की सड़कों से हमें पटसन की स्मेल आती है। अब उसमें ये मैं बताना चाहूंगा चौधरी साहब कि मैंने जिस तरह बताया कि उनको ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने खुद भारत को इनवाइट किया अपनी मदद के लिए। और ये जो जिस मेमोरियल की बात कर रहे हैं आप, ये आक्शो गंज बांग्लादेश के अंदर जो जगह है, बॉर्डर के ऊपर ये इसको मेमोरियल को बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर 1600 भारतीय सिपाहियों के नाम लिखे होंगे। और इसकी जो ये दिसंबर में कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए जो इफ्तिताही सेरेमनी थी उसमें नरेंद्र मोदी ने खुद वहां जाके इसका इफ्तिताह किया था। शेख हसीना उनके साथ थी। और उसके बाद एक तरीपुरा जगह है जो बॉर्डर के साथ, जहां ये मेमोरियल बनाया जा रहा है। और आज भी देखा जाए तो दोनों ममालिक के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, भारत के और बांग्लादेश के। मोदी साहब बल्कि वहां पे गए, इन्होंने ना सिर्फ उनको लोन दिए, इनको ग्रांट्स दी उन्होंने, बिजनेस में काफी वो उनके साथ काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस वक्त, और पहले भी चलते रहे हैं। उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ। और मैं अगर ये कहूं कि आज हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए था, लेकिन उनके बंगालियों के दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। मैं एक दफा बांग्लादेश गया, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बल्कि मुझे आज याद है उस वक्त जिस दिन मैं बांग्लादेश गया, उससे दूसरे तीसरे दिन उनकी यौम आजादी था। तो मैं जिस होटल में ठहरा था, तो उसके मैनेजर ने आके मुझे कहा कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप आज सारा दिन होटल से बाहर ना निकलें, किसी को पता चल गया आप पाकिस्तानी है तो बहुत खतरा होगा। तो बहुत ज्यादा नफरत है। उतनी ही नफरत आज आपसे अफगानी भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके ज़हन में उनमें डाल दिया गया है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का इंटरेस्ट बेचा है। इसको मैं समझूंगा ज्यादती है। हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो आके आइडेंटिफाई कर सके। काश कोई ऐसा आए बंदा जो आके नारा लगाए पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान पाकिस्तान आए। एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बांग्लादेश के जो रिलेशन है इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन है, अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन है। तो पाकिस्तान में यह कहा जाता है कि देखें बांग्लादेश भी हमसे नफरत करता है, अफगानी भी हमसे नफरत करते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो साजिश करता है हमारे खिलाफ, बंगालियों को अफगानियों को भड़काता है, हमारे खिलाफ यूज करता है। तो मतलब आपको लगता है कि रिलेशन बेहतर होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करो? नहीं, देखिए दो चीजें चौधरी साहब, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दो चीजें, मजहब एक तो बेचा जाता है, चूरन बड़ी सफाई के साथ बेचा जाता है। आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 10 साल बाद आपको जिहाद का एक डोज दी जाती है, जो आपके लिए मैं समझता हूं अच्छी नहीं है, आज भी है। और दूसरा, आपके ज़हन में जो शुरू से आपके निसाब में या दूसरी चीजों में हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत डाली जाती है, मैं उसके साथ खिलाफ हूं। 21st सेंचुरी के अंदर फेथ बेस एक दूसरे से किसी से नफरत करना, मैं समझता हूं आप इस तरह ही सोच लें कि पत्थर के जमाने की सोच है आपकी। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। रिलेशन जो किसी का मजहब होता है
चॉइस साहब उसका पर्सनल मैटर होता है, खुदा के साथ चाहे वो जिस तरह का भी हो। इस वक्त अगर देखा जाए तो ना उनकी आप अगर हिंदुओं से बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप 25 करोड़ में से ज्यादातर लोग एक दूसरे को काफर काफर कहते हैं, कोई वहाबी कहता है। आप एक दूसरे को एज ए मुसलमान तो इंट्रोड्यूस नहीं कराते, कोई कहता है मैं वहाबी हूं, कहते हो कोई सुन्नी है, कोई मरज़ई है, कोई इस्माइली है, कोई शिया है, पता नहीं किस किस रंग की आप बोलियां बोल रहे हैं। लेकिन ये तरक्की में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है कि आप मजहबी चूरन बार बार बेचते हैं, और हिंदुओं के खिलाफ नफरत पहले आपके बजट का हिस्सा थी, पहले आपकी ये हिस्सा था कि किस आपको डरा के रखना कि हाँ हिंदुस्तान आ जाएगा, हिंदुस्तान खा जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर चुका है, अब आपकी मजबूरी है उनको फॉलो करना, उनके साथ चलना, वरना वो अपनी बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, चाहे आप जाएं या ना जाएं। लेकिन जिस तरीके से आपकी क्रिकेट टीम चल रही है, बिल्कुल पाकिस्तान उसी तरीके से चल रहा है, मैं अफसोस के साथ। ये ठीक है सर, लेकिन आपने बोला कि मजबूरी है रिलेशन बेहतर करना, तो कहीं जो मुतवक्का जो एक उम्मीद की जा रही है कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, उन्होंने भी इशारा दिया कि हम अपने रिलेशन नेबर के साथ बेहतर करेंगे। नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया को ही उन्होंने, इंडिया की तरफ इशारा किया। आपको लगता है आज के दौर में पाकिस्तान से कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी पॉलिटिशियन खड़ा होकर कहता है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो इंडिया वाले आगे से बेहतर रिस्पांस करेंगे? वो आज हमारे साथ वो लोग रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, वो तो कहते हैं भाई पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे वर्क करो, वो कहते हैं पहले भाई अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करो, जो आप मुनाफकत करते हो, डबल स्टैंडर्ड रखते हो, इनको बेहतर करो। तो वो क्या रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे आज के दौर में? उन्हें हमारी जरूरत है? देखिए, उनको जरूरत सिर्फ इतनी है क्योंकि वो जब तरक्की कर रहे हैं तो साथ पड़ोस में अगर आग लगी हो तो अल्टीमेटली उनको भी वो जो उनकी भी टेंशन या उनके सोर्सेज रिसोर्सेज या उनके लिए भी एक रुकावट हो सकती है। लेकिन आपके लिए इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, फॉर देम इट्स नॉट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। और दूसरा उसमें बात ये बताना, नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो एक सियासी नारा लगा सकते हैं कि भारत के साथ ये किसी से रिलेशनशिप, वरना अगर देखा जाए तो ये डिफेंस रिलेटेड इशू है। पहले भी अगर भारत के साथ रिलेशनशिप थे तो वो सियासी बुनियादों पे नहीं थे। इसकी कोशिश की जा चुकी, नाम की कोई चीज नहीं हुई। इमरान खान साहब भी कभी जज्बात में आके स्टेटमेंटें इस तरह की दे देते थे कि हमें भारत के साथ तिजारत करनी चाहिए, लेकिन फौरन शाम को वो एक कदम आगे की बजाय 2 कदम पीछे हो जाते थे। तो और दूसरा मैं ये बचाऊं, इस वक्त आपको एतमाद का फैक्टर है। भारत की तरफ से जो सबसे ज्यादा एलिगेशन लगाई जाती है कि आप पे एतबार नहीं है उनको, और इसके लिए आपका सबसे बड़ा फैक्टर ये होना चाहिए कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे एतबार बढ़े। अगर उनको जो एतराजात हैं हाफिज सईद के हवाले से या दूसरे कई ऐसी चीजें हैं जमात उद दावा की तरफ से, लश्कर तैयबा की तरफ से, तो इन सारी चीजों की को टेबल पे रखा जाए, उनको एतमाद में लिया जाए कि जो कुछ भी अगर टेररिस्ट कर रहे हैं उसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व नहीं है, और ये किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी के अंदर कोई भी दरवाजा कभी बंद नहीं होता, डायलॉग चलना चाहिए, बात होनी चाहिए हमेशा। मैं पाकिस्तान की, अमेरिका की मिसाल दूंगा। इस वक्त अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ऑलमोस्ट जंग के लिए तैयारियां हैं, लेकिन डेलीगेशन मुसलसल जा रहे हैं। मैंने एक अमेरिकन डिप्लोमेट से ये पूछी थी बात, ये किस तरह हो रहा है, तो वो कहते हैं कि जब हम चाइना जाते हैं, उनसे मिलते हैं, we read their mindset, हमें पता चलता है कि चाइना क्या करना चाहता है, and this is how we forecast each other, we develop some kind of understanding। आपकी तो इस वक्त अगर देखा जाए तो आप तो उस हालत में नहीं है भारत के साथ, आपके कोई ऐसे रिलेशनशिप नहीं है कि आप हालते जंग में हो। और दूसरा, मैं बिलखुसूस मैं ये चाहूंगा कि जो भी डिसीजन इस तरह का करना अगर किसी ने करना है तो जल्द करना चाहिए, क्योंकि आपकी मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है आपकी। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि आपके क्रिकेट मैच आप बार बार बेच रहे हैं, आपकी टीम अब तो उसके प्रूव आ चुके हैं कि वो हर मैच बेच देते हैं। तो उन्होंने खुद आगे से उसका जवाब ये दिया कि हमें 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तो 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो जाके वहां पे क्या कर रहे हो, रिजाइन कर दो, छोड़ दो खेलना। तो और दूसरा, अगले दिन जो आपने 12,000 पासपोर्ट बेचे हैं, जब उसके बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो पासपोर्ट वालों ने कहा कि हमें 2-2 साल की तनख्वाह नहीं मिली। तो ये अगर सिचुएशन है आपकी, तो आपको जो भी फैसले करने चाहिए आपको जल्द करें। आप पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाएं, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने की कोशिश करें, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। जो सब मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि अभी तक आप इसको सीरियस नहीं ले, कोई भी फर्दे वाहिद पाकिस्तान के अंदर बैठा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सीरियस नहीं।
सर मैं पब्लिक से ओपिनियन लेता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब पब्लिक के पास जाता हूँ, हर पाकिस्तानी, खासतौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी 100% ये चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ शायद हमारे पॉलिटिशियंस भी ये चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, लेकिन डर सबको लग रहा है कि भाई बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं, चाहे शेख रशीद हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, या कोई भी हमारा पॉलिटिशियन बड़ा फवाद चौधरी हो, तो वो स्टेटमेंट्स ऐसी दे चुके हैं, ऐसी भड़के मार चुके हैं कि अब हम रिलेशन बेहतर करने की तरफ या आगे हाथ बढ़ाने की तरफ जब जाएंगे तो सोचेंगे कि यार पास्ट में तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं, अब कैसे हाथ बढ़ाएं। शायद ये एक शर्म का जो मतलब ये है कि हेजिटेशन का भी फैक्टर आ रहा है कि भाई कौन बढ़ाए, कैसे हम बात करें, पब्लिक हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि 76 साल हमने नफरतें बेची हैं। आज अगर हम मोहब्बत की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे, तो पब्लिक ये कहेगी कि 76 साल आप क्यों हमें नफरतों के पीछे लगाए रखे थे। तो साहब उसमें एक बात, मैं पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ कोर्स ये रिस्क लेना, लेकिन मोदी साहब ने भी ये रिस्क लिया था, वो नवाज शरीफ के घर आए थे। हाँ बिल्कुल। तो ये रिस्क तो लेना पड़ता है, जो लीडर होते हैं वो रिस्क लेते हैं, कौम के मुफाद में लोग रिस्क लेते हैं। कोई भी ऐसा फैसला नहीं होता जिंदगी के अंदर जहां रिस्क मौजूद ना हो। उन्होंने भी रिस्क लिया, लेकिन उसके बाद उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि हमारे साथ उसके बाद धोखा हुआ है, उसके बाद आपने कई शरारतें उसके बाद हुई हैं, उनको इत्मीनान का फैक्टर है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, ये सियासतदानों के बस की बात नहीं है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही इसके ऊपर कोई फैसला कर सकती है। और उन्होंने एक आधा फैसला किया था, उन्होंने बाजवा साहब वाज इंटरेस्टेड इन इट, उन्होंने जो करतारपुर मार्ग बनाया, करतारपुर गुरुद्वारा साहब को बनाया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा स्टेप था वो। और उसको हामिद मीर साहब ने भी एक मजीद कैपिटलाइज खबर के करना ऊपर बात चाहिए। की थी। उन्होंने भी ये बोला था कि शायद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के विजिट को आने वाले थे, बलूचिस्तान में जो मंदिर है हंगलाज बिल्कुल माता मंदिर, वहां का विजिट था या इस तरीके से विजिट था। और ये सब चीजें पिछले दिनों डिस्क्लोज हुई थी, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सका, कश्मीर के इशू को लेके या मुख्तलिफ मामला को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं खुद इसमें समझता हूँ। यूएई के अंदर इंडिया के एनएसए और हमारे उस वक्त के जो आईएसआई के जो हेड थे, उनके दरमियान बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के ऊपर बातें होती रही हैं। उनका दौरा तय था, लेकिन बाद में जिस तरह मैंने आपको बताया कि दुख के साथ कि पाकिस्तान एक स्टेप आगे जाता है फिर 2 स्टेप पीछे आ जाता है, वो ज्यादती है। इनको चाहिए, और आपके मुल्की मुफाद में है, आपके इस वक्त मुल्की मुफाद में है कि आपको किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो टेंस नहीं रख सकते। अफगानिस्तान से भी, ईरान के साथ भी, चाइना के साथ भी, जब तक आप अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप जो है और ट्रेड नहीं करेंगे, आप तरक्की क्या करना, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त आपके बहुत बुरे हालात हैं चौधरी साहब, अगर देखा जाए तो आपके बहुत बुरे, फाइनेंशियली आपके हालात बहुत बुरे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा रोल करप्शन का है। मैं बार बार ये कहता हूं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक करप्ट कंट्री है। करप्शन, आपको, आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। अभी भी आपके अफसरान, आपके जो वो ब्रिटिश एजेंट हैं जो जो गोरे छोड़ के आए थे, वो अपनी करप्शन डॉलरों और पाउंडों में कर रहे हैं, और यही यही ब्लीडिंग है, यही अलमिया है पाकिस्तान का। ठीक हो गया सर। आपके इंडिया के विजिट के हवाले से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पूछना चाहता हूँ आपका वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आने वाले टाइम में जो आप विजिट अगर करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, उस वाले से क्या कहेंगे। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट खबर है, कतर और इंडिया का कंफ्लिक्ट चल रहा है। उनके जो एक्स नेवी ऑफिसर हैं इंडिया के, उन्हें सजाए मौत के मतलब जो उधर वहां पे अनाउंस की गई है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का, क्या कोई लिंक है, ये चीजें लिंक्ड हैं। उसमें जो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर जो भारत के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल नई दिल्ली में जो 8 जो लोग हैं उनकी फैमिली से मुलाकात की है, और उन्होंने बावर कराया, उनको यकीन दिलाया है कि हम हर वो चीज करेंगे उनकी जिंदगियां बचाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि भारत की 40% एलएनजी गैस जो है वो कतर से आती है। 7 लाख से ज्यादा इस वक्त भारतीय कतर में जो है वो डायस्पोरा है, वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपने खुद इशारतन ये कहा है कि इस मकसद के पीछे वो जो खास कर जो एक इशू है कि वो जो जासूसी की जा रही थी वो इजराइल के लिए की जा रही थी। तो वो इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे कतर ने उस पर कैपिटलाइज किया, वहां की गवर्नमेंट ने, और मुसलमानों के सेंटीमेंट्स के साथ उन्होंने उसको पॉपुलैरिटी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए सारा कुछ किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर इतनी एक्सट्रीम तक जाएगा।
क्योंकि चाहे जिस तरह अगर भारत के लिए सेंसिटिव है कि 7 लाख भारतीय वहां पे है, और भारतीय, मैं यहाँ जरूर बताऊंगा कि भारतीय डायस्पोरा जहां जाता है तालीम लेकर जाता है, और वो वहां पे टेक्नोक्रेट होते हैं, वो वहां पे मुल्क चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में कतर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि वो 7 लाख भारतीयों के खिलाफ कोई ऐसी चीज करे जिससे उनके सेंटीमेंट खराब हो। मेरे ख्याल में अच्छी खबर आएगी अभी महीने डेढ़ तक, जो ही ये चीजें थोड़ी लाइमलाइट से हटेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो पनिशमेंट है इट विल बी चेंज्ड। और दूसरा, अगर देखा जाए इस्लामिक लॉज के हिसाब से, इस्लामिक लॉज दे आर वेरी, मैंने इस्लामिक लॉज को पढ़ा है, वो इतने सख्त नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर कत्ल भी किया जाए उसमें भी दय्यत देकर या माफीनामा होता है, कोई माफ कर दे उसके लवाकिन, तो कत्ल माफ हो जाते हैं। तो इन्होंने, इनका तो वो इस तरह का चीज नहीं थी। इस पे मेरे ख्याल में या पैसे देकर, जुर्माना देकर, फाइन देकर या छुड़ाया जाएगा, या फिर मेरे ख्याल में, क्योंकि ये 2022 से अरेस्ट में है, ये धारा अल धारा ऑर्गेनाइजेशन थी डिफेंस की, जिसके लिए काम कर रहे थे वहां पे। मेरे ख्याल में वो 2022 से जेल में है। उनकी रिहाई महीने 2 महीने तक लाजमी होगी। आई एम वेरी होपफुल अबाउट ठीक हो गया। सर अब मुझे ये बताइएगा, आपने इंडिया का पहले भी विजिट कर चुके हैं, कितनी बार विजिट कर चुके हैं ये भी बताइएगा, क्या एक्सपीरियंस रहा। और जब आप खास तौर पे बताते हैं वहां पे किसी को, नो डाउट आप तो बहुत पॉपुलर हैं वहां पे, बहुत लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, बताने की जरूरत ना शायद पड़ती हो कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्या आपको वहां पे फेस करना पड़ता है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और कब नेक्स्ट आप जाने वाले हैं इंडिया? तो सर, मैं नवंबर दिसंबर में मेरा प्रोग्राम है जाने का दोबारा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। सबसे पहले तो जब 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 से मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा मेरा आना जाना हुआ, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन उस पे आप देखें मुझे कितनी मोहब्बत मिलेगी वहां जाके, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैं जहां जाता हूँ, आज से 2 हफ्ता पहले मैं टेक्सास में था, ह्यूस्टन में मुझे मेरे मेरे भाई मिले भारत से जो थे, उन्होंने तस्वीरें खिंचाई मेरे साथ। मैं सैन एंटोनियो में गया, वहां मुझे अपने भारतीय जो थे वो दोस्त मिले। आप सोच नहीं सकते, ये अगले दिन दुशहरा था, मुझे एटलीस्ट 100-150 मैसेज आया भारत से। अब दिवाली का स्टार्ट होने वाला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट। इस संडे को मैं एक इवेंट है वहां, मैं गोइंग एज अ स्पीकर गेस्ट जा रहा हूं वहां पे। लेकिन जो सब मैं तकरीबन हर साल 2 साल बाद मैं भारत जाता हूं। उसकी मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अक्सर आपको बताया, जसदीप सिंह हैं जो मेरे आपके पार्टनर? भाइयों से ज्यादा मेरा रिलेशनशिप है, मेरे फैमिली मेंबर जी। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। उनका प्रोग्राम है नवंबर दिसंबर में जाने का। वो मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर से। इंदौर में मुझे यही लगता है जिस तरह इंदौर इज माई सेकेंड होम। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, जब मैं सरकारी डेलीगेशंस के साथ कई दफा गया हूं, जिसमें मैं वाहिद मुसलमान अमेरिकन होता था डेलीगेशंस में, और मैं हमेशा सिर्फ इस चीज को फील करने के लिए कि रिएक्शन क्या आता है, मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि मैं अमेरिकन, मैं बताता था हम पाकिस्तानी। और आप सोच नहीं सकते कि उनका सडनली बिहेवियर चेंज हो जाता था। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि एक दफा मैं अपने एक गवर्नर फ्रॉम यहाँ से, एक गवर्नर थे, उनके साथ एक डेलीगेशन में गया, तो सारे अमेरिकन पूरे वफद जो था डेलीगेशन, उसकी तलाशी ले रहे थे लोग। लेकिन मैं जब आया तो मैंने जो तलाशी लेने वाले थे, मैंने अपनी जुबान में उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप फिर लाइन में ना लगे, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं, आप तो हमारे अपने बंदे हैं। तो मैं इतना प्यार देते, जहाजों से लेकर एयरपोर्ट से लेकर, बिल्कुल अमेरिकन की उन्होंने तलाशी ले रहे थे, मुझे कहते थे आप तो हमारे अपने, आप साइड से हटते हैं आप। तो मैं, आप इतना प्यार होता है। और मैं जरूरी समझता हूं, मैं जब भी भारत जाता हूं, मैं जाके वहां लोटस, एक वहां दिल्ली के अंदर एक लोटस चर्च है, आप कह लें इबादत वाली जगह, वहां जाता हूं। मैं लाजमी कोशिश करता हूं अजमेर शरीफ जाऊं। मैं हरमंदर साहब लाजमी जाता हूं, अमृतसर जाके। और मैं अक्सर मेरा बस सारी जगहों पे मैं जाता हूं, और मेरे दोस्त हैं मुझे बुलाते हैं, मैं खुशी के साथ जाता हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप किसी को, दूसरे इंसान से प्यार करने की सलाहियत नहीं रखते तो आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते, आप अच्छे मजहबी इंसान नहीं हो सकते। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मजहब को पर्सनल मैटर रखना चाहिए, उसको किसी को चेक करने का पैमाना नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल में हर मजहब दुनिया के अंदर जो है वो अच्छा मजहब है, अगर उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की जाए। तो मैं अगले महीने जाऊंगा, चौधरी साहब आपको बता के जाऊंगा, प्लान करके जाऊंगा। और मेरी ये ख्वाहिश है कि एक दिन आप और मैं दोनों इकट्ठे भारत जाएं,
सर और मुझे न्यू लगा दिल्ली से जाकर हरमंदर साहब से, जी जी, सर मुझे हरमंदर लगा आप साहब से कह रहे हैं जाके मैं नेक्स्ट प्रोग्राम मंथ करें। जाऊंगा और आपको, आपने बोला आपको बता कर जाऊंगा, मुझे लगा आप कह रहे थे मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। लेके जाऊं, मैं कोशिश मेरी है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ लेके जाऊंगा और जाके न्यू दिल्ली से हम प्रोग्राम करें, वहां से लाइव प्रोग्राम करें, हरमंदर साहब से जाके प्रोग्राम करें। मेरी ये ख्वाहिश है। और देखें, जब आप सोच लेते हैं तो हो जाता है, मेरे ख्याल में मेरी ये ख्वाहिश है। और मेरी दुआ भी है इस चीज के लिए कि हम इकट्ठे जाएं, अपने भाइयों से अपनी बहनों से मिलकर आए। और एक एक मिनट के लिए मैं, आप एक सेकंड के लिए भी चौधरी साहब ये नहीं सोचेंगे कि यू आर ऑन फॉरेन सॉइल। मुझे आज तक भारत के अंदर जाके ये फीलिंग्स नहीं आई कि ये मेरा मुल्क नहीं है, या मैं किसी, या मुझे कोई डर है, या मुझे कोई खौफ है किसी से। ये एक सेकंड के लिए, आज से नहीं, पिछले 20 सालों से जा रहा हूं, एक दफा भी किसी दिन मुझे ये एहसास हुआ हो कि यार मुझे डर है यहाँ पे, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई रोक ना ले, मुझे आज तक एहसास नहीं। एयरपोर्टों से जाता रहा हूँ, गाड़ियों में घूमता रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ। मेरे साथ जसदीप होते हैं, खैर उसको भी, खैर क्या, उसने, हम दोनों अकेले पैदल घूमते रहते हैं, बसों पे घूमते रहते हैं, लेकिन आई एंजॉय। मेरा एक और ख्वाहिश है चौधरी साहब कि मैं गाड़ी लेकर रेंट करके वो सारे भारत को जाके हर शहर से गुजरूं। और दूसरी एक और बात बताऊं आपको, मेरा जो लास्ट नेम है वो एक तहसील है बिहार के अंदर, और वो उस तहसील से मेरा लास्ट नेम जो तारड़ है, वो सारे वहां पे हिंदू हैं, मुझे सारे अंकल कहते हैं। मुझे उन्होंने भी वादा किया है कि मुझे बुलाएंगे किसी वक्त, अपने किसी इवेंट पर मैं जाऊंगा, उनसे भी मिलूंगा। लेकिन आई लव माई इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नो क्वेश्चन अबाउट इट। जबरदस्त इट्स सर। वेरी और यही इट्स वेरी बात, टचिंग, इट्स वेरी टचिंग। ठीक हो गया सर। यही बात जब हम सुनते हैं, और ये सिर्फ आप नहीं बोल रहे, जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, या कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर हो, या कोई भी पाकिस्तानी आम शहरी हो, जब वो वहां पे जाता है वापस आके यही एक्सपीरियंस शेयर करता है, बहुत मोहब्बत मिली। अभी एक इब्रार भाई थे, बाइक राइडर हैं, उनका अपना चैनल है, वो गए, उन्हें बड़ी मोहब्बत मिली, वो तो हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट अभी आजकल गए हैं, एयर वाई के जर्नलिस्ट हैं, वो भी गए हैं, और वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहां की डेवलपमेंट के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। फिर सर हमें ये यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया को आखिर इशू क्या है? क्या वजह है कि हम पॉजिटिव चीज हाईलाइट करने की बजाय हमेशा नेगेटिव चीज दिखाते हैं? ओहो मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ओहो हिंदुत्व आ गया, ओहो पीएम मोदी ने, आरएसएस ने, या इस तरीके से ये हो गया। क्या आपको नहीं लगता इससे उल्टा हमारा नुकसान है? हमारे लोगों के दिलों में नफरतें बढ़ती हैं, उनका कोई नुकसान नहीं। चौधरी साहब, मैं बिलखसूस इसको मैंने जाके वहां चेक किया था। मैं भी पहले, मुझे भी यही बताया जाता था मीडिया के हिसाब से कि मुसलमानों के वहां पे बहुत हालात खराब है, बहुत पतले हैं। तो मैं अक्सर जसदीप से कहता था यार जसदीप, मैंने जाके यार खुद अपनी आंखों से देखना है मुसलमानों की क्या हालत। लेकिन मैंने वहां जाके उनके हालात खराब नहीं देखे। मैंने उनको मुंबई के अंदर देखा है, अमीर लोग हैं, लोगों को खाना पीना है। मैं बड़े बड़े होटलों में गया, वहां मैंने खवातीन बुरकों में देखी है, खाने खाती। मैंने अच्छा, उनमें मैंने देखा था खासकर कि वो इन चीजों से ऊपर होके सोचते हैं, और यही है उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। मैंने बल्कि वहां से वापस आके एक आर्टिकल लिखा था हिंदू टाइम्स में कि डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके लिए एक प्राइड है बीइंग एन इंडियन। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, और उसमें वो मजहब को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अल्टीमेटली देखें, थोड़े बहुत लोग तो हर कम्युनिटी में होते हैं जिनको डेफिनेटली। एतराजात होते हैं, जिनकी सोचें ऐसी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, दिमाग और अम्ब्रेला को जब तक आप खोलेंगे नहीं, वो काम नहीं करेगा। जबरदस्त सर। सर आप बहुत अगर अच्छा बारिश में, लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट में 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से अगर बात करें, जो भी डेवलपमेंट हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे इसराइल हमास को लेके हो, या रशिया यूक्रेन को लेकर हो, या ओवरऑल अमेरिका की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान की, इंडिया की जो सिचुएशन है, उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट है, आप थोड़ा सा नजर दौड़ाइएगा, बात करिएगा। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 7 विकेटों से हराया है। एक तो सबसे बड़ी खबर ये है, हमास ने एक वीडियो जारी की है जिसमें 3 उनके जो उनके यरगमाल जिन्होंने बनाया, उन्होंने उनके बयान। 25 दिन हो चुके हैं आज उस फाइट को। नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू ने सीज फायर की जो अपील की गई थी अमेरिका की तरफ से, उसको रिफ्यूज किया है। सबसे बड़ी बात मैं सब जो बताने वाला हूं अभी, कि भारत या मेरे भारतीय भाई इतने स्मार्ट हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर जंग छिड़ी है, और उन्हें खतरा है कि अगर तेल की इंटरप्शन हुई तो भारत मूड बना रहा है कि वेनेजुएला से तेल ले। पाकिस्तान को सीखना चाहिए। किंग चार्ल्स इस वक्त कीनिया गए हैं, और यहां ये बताना चाहूंगा कि वहां पे कानूनी रहने की वजह से
1973 में उन्होंने 20 बिलियन पाउंड्स, $30 मिलियन उनको दिए थे। $2600 पर जो विक्टिम था उन्होंने दिए थे किंग चार्ल्स वहां पे। और कीनियन ये प्रेशर कर रहे हैं कि किंग चार्ल्स वहां पे उनसे माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने कीनिया को कॉलोनी बना के रखा है। कांग्रेस का इजलास था, अमेरिकन कांग्रेस का, वहां पे इजराइल फलस्तीन के हक में नारे लगाए, बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने एक एनुअल जूइश कोलिशन ग्रुप था उसके सामने गए और उन्होंने वहां पे फिर दोबारा कहा है कि मैं 6-7 कंट्रीज जिन पे पहले पाबंदी थी मुसलमान, मैं अगर आया तो पहले दिन वो पाबंदी वापस लगाऊंगा। दूसरी एक बात बताऊंगा, यूनाइटेड नेशंस में जो भारत इजराइल का इनवॉय है, एम्बेसडर है, उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग के दौरान ही अपने कंधे के ऊपर येलो स्टार लगा लिया है, जो कि नाजी लगाते थे ज्यूज पे। दूसरी आखिरी जो वेरी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सऊदी अरेबिया के अंदर 57 मुसलमान मुल्क इकट्ठे थे और वोटिंग कराई गई। उनसे पूछा गया कि आप फलस्तीनी मुहाजिरीन को एक्सेप्ट करें, तो मेजॉरिटी ने कहा कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। मैं ये समझता हूं कि जो हफ्ते में हमारा 1 या 2 सेशन होते हैं, बहुत कुछ उसमें ना सिर्फ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इस टाइम सिचुएशन होती है वो आपके थ्रू हमें जानने को भी मिलती है। देखने वालों के लिए कहूंगा कि आपको साजिद तारड़ साहब की गुफ्तगू कैसी लगी, उनकी ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब साजिद तारड़ साहब इस दफा इंडिया आएंगे, किस तरीके से उनका वेलकम किया जाएगा, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।